नमस्कार दोस्तों। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये हमारे यहाँ बचपन से कहा जाता था और मैं चूंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो एक पूरा कर्मकांडी परिवार था, तो निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं होती थी। लेकिन आज राम नाम की लूट है तो राम के नाम पर लूट ही हो रही है और उस लूट को लेकर के अब बड़ा मसला सामने आने लगा है। जो अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ को, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि अयोध्या में श्री राम के नाम पर जमीन की लूट हो रही है और उस लूट में तमाम सारे लोग शामिल हैं और उनमें वहां के जो भाजपा विधायक हैं वो, जो मौजूदा मेयर हैं वो, और पूर्व मेयर हैं वो, और उनके समेत दर्जनों दर्जनों कह रहा हूं मैं, दर्जनों जो है कौन है, वो सारे वो लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनके मूल्यों को लूटने की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी, अपनी तिजोरी भरने, जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं उस लूट का नाम है। साच को आंच नहीं है और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके महापौर, उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में, जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त है। और इसमें वो भी है जो बन्ने खां, जिन्होंने जमीन दी है, जिनकी जमीन, कौड़ियों की जमीन को आसमानी दामों पर खरीदा गया, जबकि उन्होंने आसमानी दामों पर नहीं बेचा था, उन्होंने बहुत थोड़े से दाम पर बेचा था, उससे बहुत आसमानी दाम पर कुछ ही घंटे में पहले खरीदा गया उनसे 2 करोड़ में, भाजपा के व्यक्ति ने खरीदा और फिर उसने 18.5 करोड़ में 2 घंटे बाद में बेच दिया राम भूमि ट्रस्ट को। तो यह स्थिति है। तो वो बन्ने खां भी हैं, उसके अलावा राम लुटावन है, उसके अलावा पंकज कुमार पाठक हैं, उसके अलावा सुनील सिंह हैं, उसके अलावा फतेह बहादुर वर्मा हैं, उसके अलावा सुल्तान अंसारी हैं, उसके अलावा राज कपूर सिंह हैं, उसके अलावा सागर रमानी हैं, विशाल सिंह हैं, उसके अलावा रामू वर्मा है, उसके अलावा मुरलीधर यादव हैं, उसके अलावा होशिला प्रसाद हैं, उसके अलावा शांति नगर कॉलोनी के ही जो वहाँ के नेता हैं भाजपा के वो हैं, और फिर हैं सुरेश दत्त वर्मा है, उसके बाद राकेश वर्मा है, उसके अलावा नन्हे मियाँ है, उसके बाद वेद प्रकाश गुप्ता है, नवीन मिश्रा है। तो इस तरह से तमाम सारे नाम हैं, जिनमें फिर आशीर्वाद पुरम से जो लोग हैं उनमें अनूप हैं, उसके बाद अनुख हैं, उसके बाद कमलेश यादव हैं, उसके अलावा पंकज पाठक हैं, उसके अलावा महीप सिंह हैं, सचिन जायसवाल हैं, ललित तिवारी हैं, विनोद पांडे हैं, सौरभ वर्मा हैं और सौरभ मौर्य हैं, उसके अलावा डॉक्टर शकील अहमद हैं, शुभ कामना सिटी जो है उसके लोग हैं, उसके अलावा जो है ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो मेयर हैं, इस समय मौजूदा मेयर हैं, कृष्ण कुमार हैं, शिव कुमार हैं, और मोहम्मद राजा हैं, और कमलेश यादव हैं, और इसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूं कि जो वहां गुप्ता जी विधायक हैं वो इसमें बहुत बड़े जो है भूमि ग्रैपर हैं और कब्जे वाले हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है विकास प्राधिकरण, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, उसने अपनी चिट्ठी में कही है, और उसने अपनी चिट्ठी में सारी बातें गोपनीय चिट्ठी में लिखी, जो लीक इस कारण से हो गई क्योंकि जो कि वहां पे भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इसके कारण बहुत बुरी स्थिति हो रही है, हमारी राम के प्रति जो भावना है वो खराब हो रही है। उनकी चिट्ठी आते ही
तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण का जैसे काम शुरू हुआ, वैसे ही वहां जमीनें खंड खंड करके नोची जा रही हैं। इवन यहां तक स्थिति हुई कि नजूल की जमीन को भी पौराणिक महत्व बताते हुए बेच दिया गया, बोलियां लग गई हैं। और सत्ता पक्ष जो खुद को राम भक्त, राम राज्य की बात करता है, वो सब कुछ बेचने को तैयार है, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें राम नहीं चाहिए, राम के लिए वो नहीं। तो राम के नाम पर वो लूट रहे हैं। तो यह एक सत्य है जिन पर कार्रवाई के नाम पर जब अब बात आ रही है, चूंकि चिट्ठी सांसद ने खुद लिख दी है, लल्लू सिंह ने, तो अब उनकी चिट्ठी के बाद में, हालांकि लल्लू सिंह भी बड़े वहां के माफिया रहे हैं, तो लल्लू की चिट्ठी के बाद भी स्थितियां ये नहीं है। उन्होंने तो ये मांग की है कि एसआईटी बना करके स्पेशली और बना करके इसकी बड़ी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए दाग है, बहुत बड़ा दाग है। तो आप समझ लीजिए, अब जो सूची अयोध्या के महापौर, मौजूदा महापौर, पूर्व महापौर, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और कुछ बड़े नाम शामिल हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं, और जो मुसलमान भी हैं वो भी भाजपा के। तो आप समझ लीजिए ये हिंदू मुसलमान या जिसकी बात करें वो, क्योंकि उनके जरिए पैसा कमाया जा रहा है। और किसी विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खुलती है तो कुछ अधिकारी और सारी चीजों सब भाग दौड़ मच जाती है, लेकिन इस मामले में फिलहाल तो सब चुप्पी साधे। आप समझिए, ये भूमि माफियाओं का जब मसला उठा तो अब सरकार में ये खोजा जा रहा है कि कैसे किन्हीं दूसरे छोटे लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाए और किस तरीके से बाकी सबको बचा दिया जाए। तो जिस तरीके से सामान्य तौर पे होता है कि बड़ों को बचाने के लिए छोटों को वो कर दिया जाता है, तो वही सामने आ रहा है। और जब ये सामने आता है तो सच निश्चित रूप से कड़वा होता है। आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करके जो ट्रस्ट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, उस ट्रस्ट ने कैसे भूमि के घोटाले किए हैं, कैसे क्या किया है। आपको याद होगा कि 100 बिस्वा जमीन के लिए, 100 बिस्वा सिर्फ उस जमीन के लिए 18.50 मतलब एक प्रकार से 18.5 करोड़ रुपया, और 80 बिस्वा जमीन के लिए 8 करोड़ रुपए। तो आप समझिए, एक जगह 8 करोड़ रुपया हो रहे हैं 80 बिस्वा के लिए, और एक जगह 100 बिस्वा के लिए 18.5 करोड़ रुपया। ये कौन? और अगल बगल की जमीन, कहीं ये भी नहीं है कि दूर की है, बिल्कुल सटी सटी जमीन है, और इस तरह से लूट हो रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राम के नाम पर किस तरीके से लूट की जा रही है। और इस लूट में शामिल कौन है? कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता शामिल हैं, इस ट्रस्ट के लोग शामिल हैं, और इसमें किस तरीके से चोरी हो रही है ये सामने आ रही है। और इस पर कोई कार्रवाई हो वो करने की बजाय चंपत राय को बचाने की कोशिश होती है, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए, और संघ से जुड़े लोगों को कैसे बचाया जाए, यही सिर्फ एक। तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो आप समझिए कि गाटा संख्या 242 है, और उसकी ही जो साथ वाली है वो जमीन जो है 8 करोड़ की ली गई, 80 बिस्वा, और 100 बिस्वा जो है ये 18.50 मतलब 18.5 करोड़ की ली गई। अब चंपत राय हो, कुसुम पाठक हो, हरीश पाठक हो, ये सब लोग इसमें शामिल हैं, इनके सिग्नेचर हैं। तो आप समझिए कि इस तरीके से इन लोगों ने बनामा कराया। तो इसके बाद में रवि मोहन तिवारी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के किस तरीके से फ्रॉड किया। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से इन सब चीजों को लेकर, जबकि ट्रस्ट ने एक रेट तय किया था कि हम इस रेट पर जमीन लेंगे, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। चलिए, ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज आपने देखा होगा, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चेक दिखा रहे थे, हमने इतने चेक दे दिया, हमने इतने चेक दे दिया, हमने इतने चेक दे दिया। और जानकारी के लिए भी बता दूं कि राम मंदिर के नाम पर दिए गए, ट्रस्ट को दिए गए जो चेक हैं, वो सिर्फ जनवरी महीने से फरवरी महीने तक का जो स्थिति है, तो जो उसमें है
उसमें ये 22 करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए हैं, वो विभिन्न कारणों से बाउंस हुए हैं। और ये जिनके चेक बाउंस हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और ये 15,000 चेक के जरिए 22 करोड़ रुपया जो दिया गया राम मंदिर के निर्माण पर और दिखाया गया, अखबारों में फोटो छपवाई गई, सब कुछ हुआ, वो सब क्या होता है कि फेक पाए जाते हैं, तमाम कारणों से वो हो जाते हैं। राम मंदिर के जो निर्माण के लिए जरूरत थे वो 800 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन भव्य मंदिर, लेकिन 3400 करोड़ से अधिक, 3,500 करोड़ से अधिक उनके पास धन इकट्ठा हो चुका है। और उसके बाद में अभी भी लगातार ये जारी है। मैं ये जो आपको फिगर बता रहा हूं, ये बता रहा हूं आपके पास जो हमारे पास में मार्च तक का मौजूद है। और मार्च के बाद में जितना बढ़ गया वो अभी नहीं आया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल सेशन के बाद में तमाम डिटेल आएगा या वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे तब आएगा। तो आप समझिए कि इस तरह से राम के नाम पर लूट हो रही है। और लूट का खेल एक जगह नहीं चल रहा है, लूट का खेल पूरे देश में चल रहा है। और इसको यदि आप समझेंगे तो आप जान लीजिए, लूट का खेल यह है कि इस समय देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और अमृत महोत्सव मनाने के नाम पर क्या हो रहा है, एक जो एक्ट है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जो अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम में एक छूट दे दी गई कि जो अधिनियम में परिभाषित झंडे का वो है, कपड़ा कौन सा यूज होगा, क्या होगा, उसमें छूट देकर इसे पॉलिस्टर का भी किया जा सकेगा। और जब ये छूट दे दी गई तो इस छूट के नाम पर क्या हुआ कि ये पॉलिस्टर का जो झंडा है वो चीन से बनकर आ रहा है, चीन से आयात किया जा रहा है। और जो भारत में कर्नाटक में झंडा बनाने का जो सबसे बड़ा काम है, जो एक मिशनरी के तहत होता आया है, खादी से जुड़े हुए लोग हैं, और वहां पर काम नहीं दिया गया, जिसके कारण वहां की स्थिति है कि वहां के लोग बेरोजगारी में परेशानी के नाम पर हैं। तो एक तरफ राम के नाम की लूट हो रही है, जमीनें कब्जाई जा रही हैं, सरकारी जमीनों को भी बेचा जा रहा है, अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। और उसमें वहां पर किस तरीके से क्या डेवलप किया जा रहा है, तो वहां जो विधायक है, मौजूदा विधायक है अयोध्या के वेद प्रकाश गुप्ता, वो इस धंधे के मुखिया, उनके साथ साथ मेयर और दूसरे लोग भी। तो आप ये समझिए, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आजादी का अमृत महोत्सव, झंडा, हर घर झंडा फहराने की बात की जा रही है, और झंडे के नाम पर चीन को फायदा दिया जा रहा है। कई 100 करोड़ रुपए का जो है फायदा चीन को इसमें मिल रहा है। आप समझिए कि पूरे देश में। और वहीं दूसरी तरफ तमाम विभागों में चिट्ठियां दे दी गई हैं, तमाम सरकारी और निजी स्कूलों से पैसा वसूला जा रहा है झंडे के नाम पर। और झंडे के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है, उससे सस्ता झंडा तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों में बेच रही है। और जो कार्यालय में बेच रही है उसमें भी धंधा हो रहा है कि वो धंधा, वो 20 रुपए का जो धंधा बेच रहे हैं झंडा, वो झंडा यदि वास्तव में आप जाइए खरीदिए जाके बाजार में, तो वो 10 रुपए का मिलता है। तो डबल रेट पर वो बेच रहे हैं, और उससे ज्यादा डबल पर 40 रुपए के आसपास जो है सरकारी उससे बिक रहा है। तो आप ये समझिए, जो सप्लाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो तो अपने ही दाम पे दे रहे हैं, उसमें क्या कमीशन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी बात, देश के सम्मान का जो काम हो रहा है, आजादी का जो 75वां साल मनाया जा रहा है, उसमें झंडा चीन का झंडा। जहां ये लोग कहा करते थे कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, इसका करो, वो करो, वहीं चीन को मुनाफा कमाने का काम किया जा रहा है। अब हम जब इसी की बात करते हैं तो जमीन घोटाला हो या ये घोटाला हो, तो घोटालों की शायद ये सरकार बन गई है और झूठ बोलने की सरकार बन गई है। तो आप समझ लीजिए, आज स्थिति है कि बेरोजगारी में देश पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बन गया है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई
कि क्या हालत है आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो दर है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो है वो 0.8% है, जो कांग्रेस शासित है। वहीं हरियाणा जो भाजपा शासित है बड़े लंबे समय से है, उसमें 26.9% बेरोजगारी है। तो यह समझ लीजिए। लेकिन आप न जान सके, शिक्षकों के पद खाली पड़े जिससे कि आपको ज्ञान न मिल सके। आईआईटी में ही 4596 मतलब 4600 पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में हजारों पद खाली पड़े, वो सब खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ाएंगे। रुपया 80 रुपया का पार हो रहा है। और साहब, कोरोना में गरीबी हम नहीं कह रहे, ये दुनिया का आंकड़ा कहता है, विश्व बैंक का आंकड़ा कहता है कि भारत में गरीबी 2 गुना हो गई। तो गरीबी 2 गुना हो गई, लोगों के रोजगार छिन गए, सारी चीजें। अब आप देख लीजिए, जो बेरोजगारी की स्थिति है, तो दुनिया में हम किस स्थिति में समझिए। जापान में 4.4% है, और जर्मनी में 6.9% है। इजराइल में जो है वो 8.8% है। पाकिस्तान में 9.4% है। नेपाल में 9.5% है। अमेरिका में 9.6% है। श्रीलंका में 26.1% है और भारत में 28.3% है। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे यहां। तो बेरोजगारी यहां है, महंगाई यहां है, इसके अलावा लूट यहां मची हुई है। तो इस स्थिति में हो तो आप समझ सकते हैं। तो प्रचंड जो है बेरोजगारी है, प्रचंड महंगाई है, सब कुछ है, अर्थव्यवस्था बेहाल है। जो आर्थिक विकास दर थी हमारी, जो 2016 में वो 8.26% थी, वो 2020-21 में आके -7.3% हो गई। और अब उसी -7.3% से मुकाबला करते हुए हमारा माना जा रहा है कि 7.4% होगी। यानी भविष्य में जो हमारी आने वाली है वो ये होगी। लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। हालात ये है कि वो -7 उतना बढ़ेगी, ना कि वास्तव में बढ़ रही। तो ये हालत है। तो सिलेंडर आपका महंगा हो गया, सब कुछ आपका महंगा हो गया। तो ये है, आज वो दिन है जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में शुरुआत हुई थी। तो आज आपको जागना चाहिए, सोचना चाहिए कि अंग्रेज तो चले गए, अब अंग्रेजों के गुलामों को भगाना होगा, चोरों को भगाना होगा, महंगाई और बेईमानी करने वालों को भगाना होगा, और राम के नाम पर लूट करने वालों को भगाना होगा जिन्होंने इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। तो अब एक नया जो है आंदोलन खड़ा करना होगा, जैसे 8 अगस्त 1942 को खड़ा किया था महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, अबुल कलाम आजाद ने। तो इन सब ने जो शुरू किया था, आज उसी को आगे बढ़ाना होगा कि अब चोरों भारत छोड़ो, चोरों सत्ता छोड़ो, चोरों ये सारी कुर्सियां छोड़ो, क्योंकि हमारा देश आपने बहुत बर्बाद कर दिया है। और इस बर्बादी के हाल में क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आपने इस बर्बादी में अब सड़कें भी, जो कैग का ने बड़े दिनों बाद रिपोर्ट दी है, तो सीएजी ने, और उस कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि अब जो ये सड़कें बना करके फायदा सरकार को या आपको नहीं, एनएचआई ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है, इसलिए इतनी सड़कें बनाने का काम चल रहा है। जो आप बार बार नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हैं, तो ये जान लीजिए नितिन गडकरी काम करते हैं निजी कंपनियों के लिए। और यही वजह है कि उन पर कोई सवाल अभी तक नहीं उठ पाता है, वो थोड़ा सा वैसे चलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है। तो ये हालत है किसानों का। जहां मनमोहन सिंह ने 70,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया था, वहीं नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपया किनका, कारपोरेट का माफ कर दिया, सिर्फ 5 साल में। 5 साल में 10 लाख करोड़। और
अभी जो है पूरा आंकड़ा देखते हैं तो 12 लाख करोड़ से अधिक माफ कर चुके हैं। तो अब ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी समझ जाइए, क्योंकि अमृत काल चल रहा है जिसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको मूल बुद्धि बनाने का काम चल रहा है, जिससे आप ये सवाल ना उठा पाए जो हम आपको बता रहे हैं। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, तो लुटेरों के हाथ में सरकार है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। लुटेरों के साथ रहना है जो आपके राम को भी लूटते हैं, आपके घरों को भी लूटते हैं और आपकी सरकार में बैठकर लूट करते हैं, या उनके साथ जाना है जो आपको बनाने का काम करते हैं। सोचिए, समझिए, फैसला कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।